अंदर गए और उनने जो विरोध किया उसको आतंकवादी गतिविधियों के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। तो क्या आप चाहते हो कि ये सातों लोगों को फांसी दे दो, आप इनको भगत सिंह बना दोगे? लोकतंत्र में सुनोगे नहीं। मुझे बताओ, 736 जिले हैं, सब में एक रोजगार कार्यालय, किस रोजगार कार्यालय से सरकारी नौकरी निकल रही है? संसद पर हमले की बरसी वाले दिन जिन युवाओं ने कलर स्मोक के जरिए संसद भवन के अंदर और बाहर में प्रदर्शन किया, उसे लेकर संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के पास पर जो युवा संसद में अंदर गए और विरोध किया, इसे आतंकवादी गतिविधि के नज़र से नहीं देखना चाहिए। उनकी मंशा संसद भवन को और सांसदों को हानि पहुंचाने की नहीं थी। सरकार के खिलाफ उनका विरोध था, जिसे लेकर उन्होंने विधिवत पास बनाकर यह सब किया है। देखिए, मेरा मानना है कि जो लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन होते रहना चाहिए। जनता और सत्ता के बीच में संघर्ष हमेशा होना चाहिए, तभी जो सत्ता है सही दिशा में काम करती है। वर्तमान समय में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें ये जनता की बातों को सुन नहीं रही है। दूसरी बात, विरोधियों को कुचलने का तरीका है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस देश में अब न्याय प्रणाली भी ख़त्म हो गई। अब सरकार खुद ही न्याय करती, बुलडोजर से सीधा न्याय कर देती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार चलती संविधान से है, और संविधान में कहीं पे भी बुलडोजर से न्याय करने का तरीका नहीं है, कहीं पे भी मॉब लिंचिंग नहीं है। इस सरकार मॉब लिंचिंग भी बहुत ज़्यादा हुई। इस सरकार में जाति, धर्म और भाषा पे आधारित दंगे भी बहुत ज़्यादा हुए, और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो मेरा कहना, जो 13 दिसंबर को जो संसद भवन पे जो हमले की जो बरसी हुई, उसमें मैसूर के जो सांसद है प्रताप सिन्हा के पास पे जो बच्चे अंदर गए और उनने जो विरोध किया, उसको आतंकवादी गतिविधियों के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि आर्मेनिया की संसद में सांसदों ने विरोध किया, इसी तरह का कलर स्मोक का प्रयोग किया, अर्जेंटीना में किया, और भी कई देशों में इस तरह का सांसदों ने किया। तो ये सब लोगों ने देख के, चूँकि ये सरकार से दुखी लोग थे और इनको लगा कि ये समय बेहतर है, उन्होंने विधिवत पास बनाए और इन्हें जाके उसका वो कर दिया, विरोध कर दिया। उनकी किसी की भी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, और किसी तरह से संसद को हानि पहुंचाने की नहीं थी। एक उनका सरकार के खिलाफ विरोध था, और जिसको लेके उन्होंने किया। फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच की अनुमति तो देता है लोकतंत्र, लेकिन इस तरह से संसद में जाना भी तो एक गैर कानूनी प्रक्रिया ही मानी जाएगी। भाई, मेरा कहना, गैर कानूनी है तो वो लोग गिरफ्तार तो हुए हैं, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अगर कानून नहीं तोड़ते थोड़ी पेश होते। मेरा कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कई दिनों से, मीडिया कहते हैं कि अलगाववादी ताकतों को आप मदद कर रहे हो। कहीं वो टीएमसी को लेके बात कर रहे हैं, तो कहीं जेडीयू को लेके, कहीं कांग्रेस को लेके। मेरा कहना है कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी जयपुर में उनकी कहीं सभा हो रही थी, एक बेरोजगार लड़का खंबे पे चढ़ गया था। अभी लगातार संसद में इस तरह का एक गतिरोध पैदा हुआ। इसमें भी दिलचस्प बात आप देखो कि इसी देश में जो सांसद हैं, जो जनता से जीत के आते हैं, संसद भवन क्या है? इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ा उसका वो है इंस्टीट्यूशन। हाँ, तो सब लोग जनता की वोट से, जनता की वोट का लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। वहाँ जनता की वोट से चुन के गए सारे सांसद, वो उन लोगों की पिटाई कर रहे हैं। वो काम मार्शल को करना चाहिए, वो काम सुरक्षा कर्मियों को करना चाहिए। और आप सिक्योरिटी पे बोलते फेलवर है, क्या फेलवर? भाई, कोई वहाँ बम फट गया, गोली चल गई, क्या हुआ? वो लोग विधिवत गए, उनने अपना प्रोटेस्ट किया। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी, कई राज्यों की विधानसभा में, महाराष्ट्र, कई जगह लोग विरोध करके लोगों ने पर्चे फेंके, कुछ फेंके। तो ये तो चलते रहता है लोकतंत्र में। लेकिन आप उसको लेके बोल रहे जैसे जम्मू कश्मीर के आतंकवादी आ गए, वो एक अलग चीज़ है। ये तो जिंदाबाद, मुर्दाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरह का नारे लगाने में इशार की क्या लड़की और नीलिमा है उसका अब देखा, एक सिपाही उसको पकड़ के लेके जा रहा है। अगर वो आतंकवादी होती तो सिपाही के पकड़ के लेके जाता। बहुत सारे जो लड़के हैं जो खुद ही अरेस्ट हो गए, जिनका पहले से प्लान था कि हम विरोध करेंगे सरकार का। तो ये तो उनका सीधा एक नज़र में दिखता प्रोटेस्ट। दूसरा, शिवसेना का जो नेता है, क्या नाम उनका,
संजय राउत ने कहा कि भाई भटके हुए लोग, तो मीडिया बोला अरे भटके हुए लोग तो पत्थरबाज हैं ये है। भाई इस देश की मीडिया किसने बोला कि आप मीडिया ट्रायल करो, उनको फांसी पर चढ़ा दो? इस देश में आपने देखा है कि जब भगत सिंह को फांसी हुई, भगत सिंह ने लाहौर की असेंबली में बम डाला था। इस देश का शहीद आजम भगत सिंह हम कहते हैं, उनके सुखदेव, राजगुरु, जितने भी जो क्रांतिकारी, उनके सामने हम सर झुकाते हैं। तो उन सब लोगों ने जब विरोध किया सरकार का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो एक छोटा सा उनने बम डाला, वो भी धुआं उड़ने वाला बम था। उस पर उन पर एक नॉर्मल धारा है, विस्फोटक अधिनियम में उसको आपने फांसी दे दिया। इस देश का सारा आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग, उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के से डर के लोग, कोई वकील नहीं बना उनके लिए। एक सीधा साधा नौजवान इस सरकार के तमाम चापलूसों की लापरवाही से वो फांसी पर चढ़ गया। तो क्या आप चाहते हो कि ये सातों लोगों को फांसी दे दो? आप इनको भगत सिंह बना दोगे? लोकतंत्र में सुनोगे नहीं। आपकी वही सरकार है साहब जो CAA के मुद्दे पे जब जनता ने दबाव बनाया तो आपने अब बेखो गए। किसानों के 4 कानून, काले कानून आपने लगाया, जो भी आपकी नज़र में वो कानून अच्छे थे, किसानों की नज़र में ठीक नहीं थे, किसानों का है काले कानून। जब किसान 1 साल तक धरने बैठे तो आपकी सरकार बेक हो गई। तो मेरा कहना, कहीं ना कहीं सरकार जब जनमत इकट्ठा होता है, जब सरकार को लगता है कि कुछ हो रहा है तो सरकार बेक हो जाती है। मेरा कहना, इन लोगों की भी बात सुनो ना। ये बेरोजगार लोग हैं, ये बेरोजगार हैं, तो इनकी आपको बातें सुनना चाहिए। एक कमेटी बिठाना चाहिए कि भाई क्या है, क्यों आप विरोध कर रहे हो, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आप हमारे खिलाफ हो। और मोदी जी की सबसे ख़राब बात यह है कि अपने विरोधियों को सीधा कुचलना चाहते हैं, उनकी सुनना ही नहीं चाहते। विरोध का अपना तरीका होता है साहब, लेकिन यहाँ पर विरोध का जो रुख है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए? मेरा ये कहना है, आपने दुनिया की संसदों में किस तरह के प्रोटेस्ट हुए देखा आपने? आपको मैं बताया आर्मेनिया की संसद का, वो भी तो भारत में नहीं, तो ऐसी परिस्थितियाँ युवाओं को क्यों निर्मित होती है युवाओं के साथ? मुझे एक बात बताओ, आपके लिए लड़ेगा कौन? युवा लड़ेगा? कौन लड़ेगा? 80 साल के बुजुर्ग लड़ेंगे आपके लिए? आपकी व्यवस्था से कौन लड़ता है? सेना में कौन जाता है? युवा ही जाता है। पुलिस में कौन जाता है? युवा जाता है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आप क्या लोगों को बलि चढ़ा दोगे, फांसी चढ़ा दोगे? आप उनकी बिना नहीं सुनोगे तब क्या होगा? क्या स्थिति बनेगी? कैसे लोग अपनी बातों रखेंगे? आप जंतर मंतर पे बैठते हैं, आप लाठी चलवा देते हो। आप जिला मुख्यालय पे लोग बैठते हैं तो आप लाठी चलवा देते हो, अश्रु गैस के गोले। भाई लोकतंत्र में लोग कहाँ जाएंगे? सारा का सारा नौकरशाही से मिलकर आप सरकार चला रहे हो। ऐसा लगता है इस देश की नौकरशाही ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टील फ्रेम है। संसद भवन कोई केंद्रीय सचिवालय नहीं है कि आप वहाँ बोल दो चीफ सेक्रेटरी पे अटके। वो तो अपने प्रतिनिधियों के बीच गए ना। उनने किसी को मारा, किसी को बम पटक दिया, किसको क्या कर दिया उनने, किसको घायल कर दिया? इस बात पे आपको बात करनी चाहिए ना, कमेटी बनाना चाहिए सरकार से। भाई ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? कल पता चलो प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है, मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा है, अगर आप नहीं सुनोगे तो लोग आपके काफिले को रोकेंगे। तो जो लोग आपका काफिला रोकेंगे, कल उन पर आप गोलियाँ चलवाओगे, लाठियाँ चलवाओगे, उनको फांसी सजा दोगे। ये देश में क्या है? इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपकी जो सरकार है जनता के वोटों से चुन के जाती है। कोई UPSC का परीक्षा पास करके हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश में आप जनता के वोट से जीत के जा रहे हो, तो आपको तो बात सुननी पड़ेगी ना पब्लिक की। आप जिला मुख्यालय पे आप देखो, तहसील में देखो, आप कहाँ महीनों से लोग अनशन करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आपने सारा जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम उसको ख़त्म कर दिया, कोलैप्स कर दिया। आप इतने बजे सभा करोगे, इतने डेसिबल पे आपको बोलना है, इतना ये करना, मतलब आपने सारे नॉर्म्स तय कर दिया। जैसा लगता है कि राजनीति में जनता की आवाज़ उठाना भी एक अपराध हो गया। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते युवाओं के इस कदम पर आपका क्या रुख है? देखो, मेरा तो आने वाले लोकसभा चुनाव पे मैंने तय किया हूँ कि इन 7 नौजवानों को मैं अपनी पार्टी का टिकट दूंगा। किसी पार्टी को डर लगता हो वो डरती रहे। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है लोगों को चुनाव लड़ने की। सरकार ने उनके कोई फंडामेंटल राइट्स ख़त्म नहीं कर दी, उन्हें सज़ा नहीं होने वाली है। तो अभी मार्च में, अप्रैल में जब भी नॉमिनेशन होगा तो मैं अपने दल से उन सारे के सारे लोगों को टिकट दूंगा। उसमें एक लड़की जो नीलिमा है, वो शायद भीम आर्मी की भी है। तो उनमें से जितने लोग मेरे दल से लड़ना चाहेंगे, मेरी पार्टी से उनको मैं टिकट दूंगा, उनको चुनाव लड़वाऊंगा, ताकि वो लोग जीत के जाएं और अपनी बातें उस देश की संसद में, जहाँ पे वो गलत तरीके से घुसे थे, अधिकृत रूप से उम्मीदवार विधायक या सांसद बन के जाएं और अपनी बातों को रखें, ताकि जनता में उनकी एक पहचान बने और देश के लिए वो काम आए। कम से कम मेरा ये मानना है। आप इन युवाओं को पार्टी की टिकट देने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या आपको महसूस हो रहा है कि इनको टिकट देना जरूरी है आपके लिए? आपने देखा होगा पंजाब का जो आतंकवाद था चरम पे था, और इंदिरा जी की हत्या के बाद उनकी जो हत्यारे थे, सुखवंत सिंह, बेअंत सिंह,
इनकी जो पत्नियों को अकाली दल ने टिकट दिया था वो सांसद निर्वाचित होकर गई थी। आप देखो कितनी लोकप्रिय प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा जी, लेकिन उसकी हत्या के बाद पंजाब का एटमॉस्फेयर क्या था, कांग्रेस के अगेंस्ट था। वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध करने वाले सिमरनजीत सिंह मान, उनको भी पंजाब की जनता ने सांसद बनाए थे। तो मेरा कहना कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है, और कितना गुस्सा है जनता में इसका पता इन नौजवानों को। जहाँ टिकट देंगे, कोई पहला काम तो अब कर नहीं रहे हैं कि हमने भाई अलगाववादी लोगों को टिकट दिए, भाई उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके मताधिकार है, सरकार ने दिए उनके फंडामेंटल राइट्स और मताधिकार ये ख़त्म कर देगी तो फिर हम टिकट नहीं देंगे। लेकिन अगर उनके फंडामेंटल राइट्स हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने का, वोट देने का अधिकार है, तो हम उनको टिकट देंगे ताकि जनता में संदेह जाए कि ये नौजवान सही थी या गलत थे, सरकार सही है या गलत है, ये उससे मैसेज आएगा। इन युवाओं के प्रति आपका इतना लगाव, सहानुभूति के मायने क्या है? मैंने आप देखा है इस देश में पूरा भारत नौजवान है। कितने बच्चों ने इस समय एजुकेशन लोन लिया है। आप किसानों का कर्जा माफ़ करते हो, आप उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करते हो। कभी ये बेरोजगार नौजवानों का सोचा जिनको आपने एजुकेशन लोन दिया, और हज़ारों बेरोजगार नौजवान जिनको नौकरी मिल रही है, सरकार उनको निजी क्षेत्रों में नौकरी की बात करती है, सरकार के पास खुद नौकरियां नहीं है। तो वो बेरोजगार नौजवान जिनके हज़ारों करोड़ों रुपए के जो लोन है, क्या बोलें, एजुकेशन लोन, वो कैसे पटाएंगे? उनके पास रोजगार की समस्या है। मैं उन्हीं 7 नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ। इस देश में जितना नौजवान, आप मुझे बताओ 736 जिले हैं, सब में एक रोजगार कार्यालय। किस रोजगार कार्यालय से सरकार नौकरी निकल रही है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार कितने नौजवानों को नौकरियाँ दे रही है मुझे बताओ। सरकार ऐसे अभी जातिगत बात करती है, सरकार धार्मिक बातें करती है, लेकिन सरकार रोजी रोटी की बात क्यों नहीं करती है? सरकार मंदिर बनाने की बात करती है, सरकार जातिगत आधार पर आरक्षण की बात करती है, लेकिन नौजवानों को रोजी रोटी की बात क्यों नहीं करती? तो सरकार को, प्रधानमंत्री को बड़ी उम्मीद से, आप जानते हो इस देश के नौजवानों ने गली गली चिल्ला के मोदी 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 मोदी, मतलब जहाँ भी कोई सभा होती थी, मुझे लगता है इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारत में कभी नहीं हुआ जो मोदी जी हुए। लेकिन यही नौजवान आज मोदी जी के खिलाफ खड़े हैं। मोदी जी को ये बात सोचनी चाहिए, इस सरकार को बात सोचनी चाहिए कि उनकी संसद में नौजवान आ रहे हैं, कुछ तो बात होगी, कुछ तो मांगने आ रहे होंगे, कोई बम तो नहीं पटका ना। तो ये कहानी इन बच्चों की भगत सिंह की तरह है। भगत सिंह ने सरकार को चेताया था, ये नौजवान भी मोदी जी को चेता रहे हैं कि आप नौजवानों की सुनो, उनकी बातों पर ध्यान दो, उनका काम करो।